हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं। 86 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट। तो इट इज 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इन 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन ओमिटेड। तो इट इज अगेन 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978। बट ये जो है देखिए क्वेश्चन सेम है, बट क्वेश्चन जो है सेंटेंस जो है पूछने का तरीका अलग कर दिया है। 88 क्वेश्चन हमारा है, व्हेन वाज द फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश्ड। ठीक है, फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी कब अबॉलिश की गई। तो ये देखिए आपका आंसर है 1978 बाय द 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बाय विच अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू प्रॉपर्टी, बाय विच अमेंडमेंट द राइट टू प्रॉपर्टी वाज अबॉलिश। तो ये हमारा कौन सा अमेंडमेंट था, ये है 44th अमेंडमेंट। ठीक है, बाय 44वें अमेंडमेंट 1978 से जो है राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के फंडामेंटल राइट से लीगल राइट दे दिया गया। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी हैज बीन अबॉलिश्ड बाय 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, नाउ इट इज अ लीगल राइट in 300A. Next is the 44th Amendment Act of the Constitution of India removed the following right from the category of the fundamental right, that is right to property. ठीक है, right to property. At present, right to property under the Constitution of India is कहाँ पे है ये? It is a legal right now. ठीक है ना? Next question is, हाँ जो अगला हमारा क्वेश्चन है, राइट टू प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ क्या है, इज अ लीगल राइट। ठीक है, इज अ लीगल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड टू द सिटीजंस ऑफ इंडिया बाय। कौन सा राइट टू प्रॉपर्टी, ये फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया कौन से 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है। देखिए 44th 1978। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। कौन सा नहीं है। देखिए राइट टू प्रॉपर्टी ये जो हमारा लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट टू इक्वलिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, 23-24, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, ये सारे जो हमारे हैं ये हमारे फंडामेंटल राइट है। एट प्रेजेंट द राइट टू प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट। No person shall be deprived of his property save by the authority of law under Article 300A inserted by 44th Constitution Amendment Act 1978. Next question is, which one of the following is not among the 6 fundamental rights provided by the Constitution of India। तो अभी जो है राइट टू प्रॉपर्टी, पहले ये भी था 7 राइट्स थे हमारे फंडामेंटल, लेकिन अभी 6 हो गए हैं क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी जो था वो जो है हटा दिया गया है अभी राइट टू प्रॉपर्टी, और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 से निकाल दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आप राइट टू प्रॉपर्टी ये होगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। सेम क्वेश्चन फिर से है आपका, यही है राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ग्रांट विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स। कौन सा नहीं देता, राइट टू इक्वल शेल्टर, राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू लिबर्टी। तो सारा देता है, राइट टू इक्वल शेल्टर नहीं देता है, इक्वल शेल्टर राइट नहीं देता है। ठीक है, राइट टू इक्वल शेल्टर इज नॉट देयर। The Indian Constitution gives right to equality 14-18, right to freedom of religion 15-28, 25 to 28, 25 to 28, right to liberty, that is 19-22. But it does not provide the right to equal shelter. 99th question है, right to equality is granted by 5 आर्टिकल इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दीज आर राइट टू इक्वलिटी जो है 5 आर्टिकल में है। तो ये कौन से में है, 14, 15, 16, 17, 18, 14, 15, 16, 17, 18। तो 14 to 18 ये हो जाएगा आंसर बी, 14 to 18। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट ग्रांटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू सिटीजन्स। ठीक है, तो कौन सा नहीं है। देखिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, बाकी राइट इंडियन सिटीजन्स की बात कर रहा है। ठीक है, राइट टू शेल्टर इन एनी पार्ट ऑफ कंट्री ये है, राइट टू जेंडर इक्वलिटी ये भी है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन ये भी है। बट राइट टू इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन टू सिटीजन्स एज अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल और स्टैट्यूटरी राइट। ये भी याद रख लीजिएगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या है, इट इज अ लीगल और स्टैट्यूटरी राइट विच इज प्रोवाइडेड अंडर द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005। कहाँ पे है ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 में प्रोवाइड किया गया है। ऑल अदर राइट्स गिवन इन द ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा राइट जो है, ये राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। क्या है, राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये जो है क्या है, इज अवेलेबल टू ऑल द पर्सन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे वो सिटीजन हो चाहे वो बाहर के हो, सबको में है राइट टू इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ये सब सिर्फ सिटीजन्स को है। राइट टू लिबर्टी एंड कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट ये सारे सिटीजन्स को है सिर्फ।
देखिए इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज गारंटीड बाय आर्टिकल 14 विच इज गिवन टू ऑल द पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 15 16 राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 15 16 एंड राइट टू लिबर्टी आर्टिकल 19 and the cultural and educational right 29 30 are available only to the citizens of India, ठीक है ना। ये जो हमारा है 15 16 19 15 16 19 29 30, ठीक है ना, आप ऐसा समझ लीजिए 15 16 यानी कि राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन 15 16 राइट टू लिबर्टी 19 और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट 29 और 30। तो मतलब 15 16 19 29 30 15 16 19 29 30 ये जो है हमारे क्या है, ये सिर्फ सिटीजन्स को है, टू सिटीजन्स ओनली, ठीक है, राइट सिटीजन्स को ही है। चूज द फंडामेंटल राइट अवेलेबल टू द इंडियन सिटीजन्स बट नॉट टू एलियंस, ठीक है, तो सिटीजन्स को नहीं है, सिर्फ एलियंस को नहीं है। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है। इक्वलिटी बिफोर लॉ 14 ये भी है, नहीं इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, सॉरी, ये जो है वो तो राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ नहीं है, ये नहीं है। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है, और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। तो देखिए ये जो है क्या पूछा क्या गया है, अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन्स बट नॉट द एलियंस। अच्छा इंडियन सिटीजन्स को है, एलियंस को नहीं है। तो ये है आपका 1 and 3, यानी कि पहला तो है ही, तीसरा राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ये जो है ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को है। लेकिन इक्वलिटी बिफोर लॉ और प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी यानी 2 और 4 ये जो है सिटीजन्स को भी है, एज वेल एज जो हमारे एलियंस मतलब बाहर के लोग आए हुए हैं, एलियन हैं या बाहर की कंट्री के लोग हैं, उनको भी जो है अवेलेबल है। राइट टू फ्रीडम एंड ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 एंड द कल्चरल एंड एजुकेशनल rights of minorities under 29 are available to Indian citizens only. They are not available to the aliens. Next question is a British citizen saying staying in India cannot claim right to, ठीक है, एक ब्रिटिश पर्सन इंडिया में रह रहा है वो कौन सा राइट क्लेम नहीं कर सकता। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन, ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ ये कर सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये भी कर सकते हैं, बट जो ये आपका है फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन ये नहीं कर सकते, ठीक है, वो क्लेम नहीं कर सकते। ए ब्रिटिश सिटीजन स्टेइंग इन इंडिया कैन नॉट क्लेम राइट टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड प्रोफेशन बिकॉज राइट विच हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 19(1)(g), ठीक है, अंडर आर्टिकल 19(1)(g इज ओनली टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया बट अदर 3 rights given in the options are available to everyone. Next question is which one of the following has been recognized as a fundamental rights by the Supreme Court, ठीक है, fundamental right to shelter, right to travel abroad, right to equal for pay for equal work, और देखिए 1 and 2 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क डीपीएसपी में है, ठीक है। तो देखिए इन द केस ऑफ द चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट द राइट टू लाइवलीहुड अंडर द आर्टिकल 21, ठीक है, राइट टू लाइवलीहुड अंडर आर्टिकल किसके 21, ठीक है। चमेली सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1995 इंक्लूड्स द राइट टू शेल्टर, तो राइट टू लाइवलीहुड जो है राइट टू शेल्टर भी इंक्लूड करता है। It was further stated that the right to shelter does not mean a mere right to a roof over one's head, but right to all the infrastructure necessary to enable a person to live. Supreme Court in the case Satwant Singh versus Union of India held that the right to travel abroad is a fundamental right. कौन से केस में? सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है, सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सतवंत सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया है कि राइट टू ट्रेवल अब्रॉड इज अ फंडामेंटल राइट and right to equal pay for equal work is not a fundamental right but it is a constitutional goal which is to be achieved by the every welfare state, ठीक है। equal pay for equal work जो है सारे जो है इसमें है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गोल है हमारा और ये वेलफेयर स्टेट को अचीव करना ही चाहिए। नेक्स्ट है द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग्स, हाँ, national flag atop the private building is a fundamental right of every citizen under, ये किस में है, अंडर 19(1)(a), ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होस्टिंग द नेशनल फ्लैग atop the private buildings is a fundamental right of every citizen under article 19(1)(a) of the constitution. article 14 guarantees equality before law and or equal protection of law, ठीक है, article 14 है equality before law और equal protection of law, and article 21 deals with the right to life and personal liberty. Article 25 provides the freedom of conscience and free profession, practice and propagation of religion. Next question is which article of the Constitution of India safeguards one's right to marry the person of one's choice, ठीक है। तो ये है article 21, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए।
ये आइस का क्वेश्चन है कि जो है कौन सा राइट ये जो है हमारा आर्टिकल ये सेफ गार्ड देता है वंस राइट टू मैरी अ पर्सन ऑफ वंस चॉइस। ये आर्टिकल 21 है आपका, राइट टू लाइफ। In the Lata Singh versus State of UP 2006, Supreme Court viewed the right to marry as a component of the right to life under Article 21 of the Constitution. In हदिया मैरिज केस, ठीक है, हदिया मैरिज केस अभी केरला वाला जो केस आया था, सुप्रीम कोर्ट ऑल्सो सेड दैट राइट टू कन्वर्ट एंड चूज अ पार्टनर इज इम्प्लिसिट अंडर द आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो वन कैन बी कंपेल्ड टू सिंग नेशनल सॉन्ग सिंस it will be violation of the rights of freedom of speech and expression, it will be violation of the right of freedom of conscience, practice and propagation of religion, it is no legal provision of obligating कोई किसी को मतलब उसके लिए फोर्स करना कि कोई आप नेशनल एंथम आप गाएं। ठीक है ना, तो ये कौन सा स्टेटमेंट सही होगा हमारा, इट इज़ 1 2 3 सारा ही सही है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ओवर रूल्ड द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट प्रोनाउंस इन द केस ऑफ द बिजोई versus state of Kerala. The court held that the expelling the citizen or expelling the children based on their अब देखिए उनका जो है उनका जो कॉन्शियस है किस तरीके से वो फॉलो करते हैं, उनका रिलीजियस फेथ क्या है, वायलेट इस बेस पे अगर वायलेट कर रहा हो कॉन्स्टिट्यूशन एज इंश्राइंड इन आर्टिकल 19(1)(a) एंड 25(1), कोर्ट सेड दैट द नो प्रोविजन ऑफ लॉ ऑब्लिग्स एनीवन टू सिंग द नेशनल एंथम। ठीक है ना, तो किसी को जो है इस तरीके से हम कोई लॉ में ऐसा नहीं लिखा है कि नेशनल एंथम आपको, बट ये आपका जो है ड्यूटी है, आपका फंडामेंटल राइट जैसे आप कर लेते हैं ना, ऐसे ही आपकी कुछ कर्तव्य हैं किसके लिए, अपने देश के लिए, तो आप उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं। ठीक है ना, आप सम्मान कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट इज नॉट अवेलेबल टू द फॉरेन सिटीजन, कौन सा नहीं, राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ ये है। ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये नहीं है, बी नहीं है। राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ये भी है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन ये भी है, तो बी नहीं है सिर्फ। ठीक है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर वेरियस फंडामेंटल राइट्स विच हैव बीन गिवन बोथ टू सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स इक्वली। राइट दीज राइट्स आर वन मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14, protection in respect of the commission of offences article 20, protection of life and personal liberty article 21, फिर है right to education article 21A, right against exploitation 23 24, right to freedom of religion, ठीक है, 25 26 27 28, whereas the provision related to the 19(1)(a) freedom of speech and expression is available only to the citizens of India. Next question is, which one of the following articles of the constitution related to the equality before law, तो आर्टिकल 14 है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स इन इंडिया, ठीक है, कौन सा राइट है जो सभी लोग को नहीं है। ठीक है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, तो नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स इन इंडिया, इक्वलिटी बिफोर लॉ। सेकेंड ऑप्शन है राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट हमारा है फ्रीडम टू मूव फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। नेक्स्ट इज राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन, तो ये हमारा है डी 2 3 4। ठीक है, तो ये क्या है कि क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग राइट आर नॉट अवेलेबल टू ऑल द पर्सन्स। ठीक है, तो इक्वलिटी बिफोर लॉ सबको है। राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन, देखिए इसमें राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ आर्टिकल 14 इज अवेलेबल टू एवरी पर्सन इन इंडिया, बट द राइट अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 16 and 17, and right to move freely throughout the territory article 19(1)(d) and right to contest elections are available to the citizens of India only। ठीक है, तो ये सिर्फ सिटीजन्स को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइट्स कन्फर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ऑल्सो अवेलेबल टू नॉन सिटीजन्स, तो देखिए हमारा है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, तो ये है हमारा सिटीजन्स प्लस नॉन सिटीजन सबको है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, फ्रीडम टू मूव सेटल एनी पार्ट ऑफ कंट्री ये भी नहीं है, फ्रीडम ऑफ टू एक्वायर प्रॉपर्टी ये भी नहीं है, लेकिन जो है 32 है। देखिए द राइट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज इज अवेलेबल टू द बोथ सिटीजन्स एंड विद नॉन सिटीजन्स मीन्स जो फॉरेनर्स होते हैं, बट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच freely travel throughout the country and to acquire property is given only to the citizens of India। ठीक है, next question है, which of the following articles or article read with the word socialist used in the preamble of the constitution enable the Supreme Court to deduce the fundamental rights to equality, rights to equal pay for equal work। ठीक है,
तो जो है आपका सोशलिस्ट के साथ पढ़ते हैं कौन से आर्टिकल को, तो ये हमारा है आर्टिकल 14 और 16, ठीक है। देखिए, इन अ लैंडमार्क केस रणधीर वर्सेस, कौन सा क्वेश्चन है ये, यूपीपीएससी में कई बार आ चुका है। देखिए, इन द, हाँ, in the landmark case Randhir Singh versus Union of India, the Supreme Court held that equal pay for equal work is not regarded as a fundamental right, but it is a constitutional goal as per the provisions Article 14 and 16 and 39C. Article 14 of the Constitution of India provides for the equality before law. Article 16, a person is entitled to equality of opportunity in the matters of public employment. Article 16 में है. In the above mentioned case, the court held that the principle of the equal pay for equal work could be enforced by court in these cases of unequal pay scale based on the unreasonable classification. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया इन द मैटर्स रिलेटिंग टू द पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, कौन सा है ये हमारा आर्टिकल 16 और 16(1), 16(2). ठीक है, आर्टिकल 61 एंड 16(2) इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सिटीजन्स इन द मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट to any office under the state has been ensured. Next year, the provision of reservation of OBC is made in the constitution under the article. तो ये जो OBC के लिए रिजर्वेशन है 15 में है, 15(4) और 16(4) में है. ठीक है ना, OBC के लिए रिजर्वेशन जो है 15(4) और 16(4) में है. देखिए, आर्टिकल 15(4) empowers the state to make special provisions for the advancement of socially and educationally backward classes or the scheduled class and scheduled tribes. Similarly, Article 16(4) empowers the state of making provisions for the reservation in appointments or the post in the favor of backward classes. ठीक है, तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट्स उसकी बात करेंगे, अपॉइंटमेंट्स में रिजर्वेशन होगा, और यहाँ पे जो है सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड जो है शेड्यूल्ड क्लास शेड्यूल्ड ट्राइब्स, उनके लिए जो है स्पेशल प्रोविजंस किया गया है आर्टिकल 15(4) में. ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिकग्नाइजेज रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज. ठीक है, Constitution of India recognizes both religious and linguistic minorities. According to Article 29, citizens residing in Indian territory of India or territory of India having a distinct language, script and culture of its own shall have right to conserve the same. Article 30 provides minority rights to establish and administer educational institution whether based on the religion or language. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन टू ऑल द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 इट इज क्या है, इट इज अ फंडामेंटल राइट. ठीक है, 21A में है. द कॉन्स्टिट्यूशन 86, कौन सा है, 86 अमेंडमेंट है. ठीक है, 86 सॉरी, ठीक है, द कॉन्स्टिट्यूशन 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 इंसर्टेड आर्टिकल 21A of the Constitution of India to provide the free and compulsory education to all the children in age group of 6 to 14 years as a fundamental right in such a manner as the state may by law determine. The right of children to free and compulsory education Act 2009 represents the legislation envisaged under Article 21A. The Right to Education Act came into effect in 1st April 2010. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द राइट टू एजुकेशन एडेड थ्रू द अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. राइट टू एजुकेशन कब ऐड किया गया था, तो इट वाज एडेड 1st अप्रैल 2010. ठीक है, 1st अप्रैल 2010 यहाँ पे है ना, 1st अप्रैल 2010. Which one of the following is a human right as well as a fundamental right under the Constitution of India? तो राइट टू एजुकेशन ह्यूमन राइट भी है और फंडामेंटल राइट भी है. असर्शन और रीजन है, the state shall provide free and compulsory education to the children of the age group of 6 to 14. In a democratic society, right to education is indispensable in the interpretation of the right to development as a human right. ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए. दोनों ही सही है और आगे का सही एक्सप्लेनेशन भी है. राइट, according to Article 21A of the Constitution, the state shall provide free and compulsory education to all the children of the age 6 to 14 years. 6 to 14 years, yes. Thus, assertion is true, and education is a fundamental right, human right, and is indispensable in the interpretation of right to development as a human being or human rights. So, development as a human right, as it promotes individual freedom and empowerment of children. तो दोनों ही सही है.
20 में हमारा है which one of the following rights cannot be suspended or restricted even during the national emergency. तो ये है right to life and personal liberty article 21. ठीक है, after 44th constitutional amendment 1978, after 44th constitutional amendment act 1978, fundamental rights of life and personal liberty article 21 cannot be suspended even during the emergency. If the national emergency is declared on the ground of the war and external aggression, the fundamental rights under article 19 is automatically suspended. ठीक है, it cannot be suspended on the ground of the armed rebellion. ठीक है, तो आर्म रेबेलियन पे नहीं, लेकिन अगर वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन होता है तो आर्टिकल 19 जो है क्या हो जाता है, आर्टिकल 19 ये सस्पेंड हो जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड हिंदू इन द आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट इंक्लूड. हिंदू में क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होता, पारसी नहीं इंक्लूड होते हिंदू में, बौद्ध जैन और सिख. ठीक है, पारसी नहीं इंक्लूड होता है, बौद्ध जैन और सिख हिंदू में इंक्लूड होते हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 25 हिंदू शैल बी कंस्ट्रक्टेड एज इंक्लूडिंग पर्सन प्रोफेशन the Sikh, Jain and Buddhist both religion, but they do not include the Parsis. ठीक है, next question है in India if the religious sect community is given the status of a national minority. ठीक है, अगर किसी sect को national minority हमने declare कर दिया, what special advantages it is entitled to. तो कौन सा advantage मिल जाते हैं, तो देखिए ये हमारा 1 and 3 है. it can establish and administer exclusive education institution. ठीक है, और नेक्स्ट हमारा है इट कैन डिराइव बेनिफिट्स फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स 15 पॉइंट प्रोग्राम. दोनों ही सही है. जो नहीं है वो क्या है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑटोमेटिकली नॉमिनेट्स अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कमिटी टू लोकसभा, ये गलत हो जाएगा. ठीक है, बाकी जो है 15 पॉइंट प्रोग्राम जो है प्राइम मिनिस्टर का, उसमें जो है उसके बेनिफिशियरी हो जाएंगे वो. सो नो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर माइनॉरिटीज इज गिवन अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, माइनॉरिटीज के लिए कोई स्पेशल रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है, तो हमारा 2 गलत हो जाएगा. और आर्टिकल क्वेश्चन 123 क्या है, एन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज प्रोवाइडेड इन दिस. तो ये आर्टिकल 21 है. ठीक है ना, जो अक्यूज है उसको जबरदस्ती अपने खिलाफ विटनेस के लिए नहीं खड़ा कर सकते हैं लोग. ठीक है ना, आर्टिकल 20 हैज प्रोवाइडेड अ सेफ गार्ड टू द पर्सन्स अक्यूज्ड ऑफ क्रिमिनल. सॉरी, ये जो है आपका, सॉरी ये आर्टिकल 21 नहीं है, ये आर्टिकल 21 सॉरी आर्टिकल 23 होगा. ठीक है, ये फिर से देख लीजिए. एन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस कैन नॉट बी कंपेल्ड टू बी अ विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स दिस. तो कौन सा आर्टिकल है, इट इज आर्टिकल 23. ठीक है, आर्टिकल 20 हैज प्रोवाइडेड द सेफ गार्ड टू द पर्सन अक्यूज्ड ऑफ क्राइम्स. आर्टिकल 23 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट नो पर्सन अक्यूज्ड ऑफ एनी ऑफेंस शैल बी कंपेल्ड टू गिव विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ. सेल्फ इंक्रिमिनेशन नहीं हो सकता है. ठीक है, thus it is based on the legal presumption that the accused is innocent till his guilt is proved. It is the duty of the prosecutor to establish his guilt. Next question is which article of the constitution provides protection to the accused regarding conviction from double bar and self incrimination. तो यही हमारा है आर्टिकल 20. डबल बार और सेल्फ इंक्रिमिनेशन यहीं से बचेंगे लोग. तो आर्टिकल 22 says that a person shall be persecuted and punished after the same offense more than once. ठीक है, while the article 23 describes no person accused of any offense should be compelled to be a witness against himself. ठीक है ना, तो फिर प्रोसिक्यूटर का क्या काम रहेगा अगर खुद ही अपना जो है वो विटनेस बन जा रहा है अपने लिए, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन है नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस मोर देन वंस अंडर विच आर्टिकल द एबव प्रोविजंस ऑफ कन्विक्शन फॉर क्राइम इज गिवन. तो इट इज इन आर्टिकल 20. ठीक है, आर्टिकल 20 clause 2 ठीक है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट नो पर्सन शैल बी प्रोसिक्यूटेड एंड पनिश्ड for the same offense more than once. This is called as a doctrine of double jeopardy. इसी को कहते हैं doctrine of double jeopardy, जिसमें एक आदमी एक ही offense के लिए 2 बार को उसको punish नहीं कर सकता. The objective of this article is to avoid harassment which may be caused by the successive criminal proceedings where the person has committed one crime. This is a law maxim related to the नेमो डिबेट विस वेक्सारी. अब ये क्या है, उसमें जो है ये जो है कोई लॉ है. ठीक है ना, दिस मीन्स दैट नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस
प्रिल ऑफ द सेम ऑफेंस। ठीक है, तो जो है एक ही ऑफेंस के पैरेलली वो 2 बार उसको हम नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एक ही, जैसे इसमें क्या है कि दिस मीन्स, अब ये जो इसमें दिया हुआ है कि नेमो सॉरी, तो ये जो आपका दिया हुआ यहाँ पे एक बार आप देख लीजिएगा। ठीक है ना, इसमें जो है नेमो डेबिट विस और वेरेक्सी, ये क्या है ये देख लीजिएगा। इसका मतलब होता है कि नो मैन शैल बी पुट ट्वाइस इन पैरेलल ऑफ द सेम ऑफेंस। ठीक है, एक ही ऑफेंस में जो है उस इंडिविजुअल को अगर 2 बार हो रहा है ऑफेंस, तो इसका मतलब नहीं उसको 2 बार सजा मिलेगी उसी चीज़ की। ठीक है, लेकिन अगर एक मतलब क्या है कि अगर आपने उस टाइम आपने सजा नहीं दी, अगर आपको पता चला कि इसके पहले कोई ऑफेंस और किया था, तो आप उसकी 2 बार सजा नहीं दे सकते। हाँ, एक बार ऑफेंस करके निकला, उसकी सजा भुगत ली, फिर से कोई ऑफेंस कर दिया, तो उसके लिए आप तो दे ही सकते हैं। ठीक है ना, तो एट अ टाइम टू टाइम्स नहीं दे सकते आप। ठीक है, दिस इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्ट्राइन ऑफ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ इज प्रोवाइडेड। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, तो ये जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है ये आर्टिकल 21 में है। ठीक है, देखिए आर्टिकल 21 सेज दैट नो पर्सन शैल बी deprived of his life or the personal liberty except according to the procedure established by law। आर्टिकल 21 में है। नेक्स्ट हमारा है which articles give safeguard to the fundamental right of arrested person। ये आर्टिकल 22 में है। अरेस्टेड पर्सन के फंडामेंटल राइट आर्टिकल 22 में है। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन नो अरेस्टेड पर्सन शैल बी डिटरमाइंड इन कस्टडी विदाउट बी इन्फॉर्म्ड एज सून एज मे बी। ठीक है, द ग्राउंड्स फॉर सच अरेस्ट और शैल बी denied the right to consult and to be defended by a legal prosecutor of his choice। ठीक है ना, अगर मान लीजिए कोई पुअर है या कोई ऐसा पर्सन जिसके पास लॉयर नहीं है, तो उनको जो है इसलिए गवर्नमेंट लॉयर होते हैं, उनको लॉयर दिलवाया जाता है, अपने जो है चॉइस का लॉयर उनको मिल जाता है। नेक्स्ट है अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड विदाउट ट्रायल फॉर। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंतर्गत पर्सन कितने टाइम के लिए उसको हम जो है बिना ट्रायल के हम अरेस्ट कर सकते हैं, तो ये है 3 मंथ्स के लिए। ठीक है, आर्टिकल 22(4) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सेज दैट नो लॉ प्रोवाइडिंग फॉर द प्रोविजन डिटेंशन शैल ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन फॉर अ लॉन्गर पीरियड देन द 3 मंथ्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिट इज रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट सेफ गार्ड फॉर द लिबर्टी ऑफ पर्सन। तो ये जो है आपका है ये हैबियस कॉर्पस टू हैव द बॉडी, जिसमें लोग जो है जो डिटेन हुआ है वो सही तरीके से इलीगल डिटेनमेंट तो नहीं हुआ है, तो इसको चेक करने के लिए कोर्ट बुलाती है, तो उसको कहते हैं हैबियस कॉर्पस, और ये पर्सन के लिबर्टी के सेफगार्ड के लिए है। तो रिट ऑफ द हैबियस कॉर्पस इज रिगार्डेड द ग्रेटेस्ट सेफगार्ड ऑफ द लिबर्टी ऑफ द पर्सन। इट इज कॉल्ड अपॉन द पर्सन who has detained another to produce the letter before the court to let the court know on what ground he has been confined and set him free if there is no legal justification for the imprisonment। नेक्स्ट है बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया। ठीक है, बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड इन इंडिया बाई एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर, तो ये 1976। ठीक है, बॉन्डेड लेबर वॉज एबॉलिश्ड बाई एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इनेक्टेड इन द ईयर 1976। तो देखिए आर्टिकल 23 1 of the constitution prohibits the traffic in human being and forced labor। Any contravention of this principle shall be a offensive punishment in accordance with the law। The bonded labor system abolition ordinance 1975 was promulgated by the president on October 1975 to replace said ordinance the bonded labor। ठीक है, तो ये bonded 1975 में ये जो है promulgate किया गया, क्या करने के लिए, रिप्लेस करने के लिए सेड ऑर्डिनेंस ऑफ बॉन्डेज या बॉन्डेड लेबर सिस्टम। ठीक है, एबॉलिशन बिल 1976 वाज इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट। द बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन बिल 1976 वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट बिकेम एन एक्ट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइल्ड लेबर वाज प्रोहिबिटेड इन हैजार्डस एम्प्लॉयमेंट बाय, तो इट वाज by all। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी प्रोहिबिट करती है, जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन December 10, 1996 ये भी करती है, और यूनाइटेड नेशन चार्टर भी करता है। ठीक है, चाइल्ड लेबर का प्रोहिबिट। देखिए आर्टिकल 24 says that no child under the age of the 14 years shall be employed to work in any factory or mine engaged in any other hazardous employment। United Nations Charter has proclaimed that children is entitled to specific assistance for the full and hazardous development of a child and his or her personality should grow up in the healthy environment। ठीक है, नेक्स्ट हमारा फिल करना है। अब देखिए क्या है, विदाउट ड्यूटीज आर like men without
शैडोज, तो ये आपका है राइट्स, मतलब राइट विदाउट ड्यूटी, राइट विदाउट ड्यूटी, ठीक है। देखिए ये जो हमारा सर ऑर्नेस्ट बेगन हैज सेड दैट द राइट्स विदाउट ड्यूटी आर लाइक मेन विदाउट शैडो, ठीक है, आदमी बिना अपने परछाई के। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज, तो क्या है, यही हमारा राइट्स आर करेक्ट, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। तो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया राइट्स एंड ड्यूटीज आर कोरिलेटिव अकॉर्डिंग टू हॉल एंड every right implies to active or passive forbearance by others of the wishes of the party having leaving the right. The forbearance on the part of other is called as the duty. Right and duties are the two phases of the same, ठीक है, right and duties are the two phases of the same, just a second, ठीक है, same thing. Supreme Court has observed that there may be a rule which implies an obligation on an individual or authority and yet it not be enforceable in court of law and therefore not give rise to the corresponding enforceable right to another person. But it would be still a legal rule because it prescribes a norm to conduct to be followed by such individual or authority. Thus, right and duties are correlative, which gives effect to each other. नेक्स्ट क्वेश्चन शायद लास्ट क्वेश्चन भी है, राइट टू प्राइवेसी इज प्रोटेक्टेड एज एंड द इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी विच ऑफ द फॉलोइंग इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया करेक्टली एंड अप्रोप्रिएटली इम्प्लाई द एबव स्टेटमेंट, ठीक है। तो ये हमारा है आर्टिकल 21 एंड द फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम गारंटीड इन पार्ट 3। देखिए जस्टिस के पुट्टास्वामी and others versus Union of India is a landmark judgment of the Supreme Court which hold that right to privacy is protected as a fundamental right under Article 21 of the Constitution। तो ये हमारा पुट्टास्वामी केस है, ठीक है, पुट्टास्वामी केस है, इसमें कहा गया राइट टू प्राइवेसी इज द पार्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। और अब हमें कवर करना है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।